देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल ग्लैंड तक मतलब मेल ग्लैंड खत्म कर दिया था। हमने तीनों ग्लैंड, प्रोस्टेट भी देख लिया था, सेमेन वेसिकल भी देख लिया था और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल भी देख लिया था। उसके बारे में भी लिखवा दिया था आपको। ठीक है, आज हम लोग को नेक्स्ट देखना है बच्चा, एक छोटी सी बात बतानी थी आपको। ठीक है, टेस्टिस के ही बारे में छोटी सी बात थी, शायद वो कल रह गई थी, आज मुझे लगता है वो चीज बता देना चाहिए आप लोग को। टेम्परेचर वाला पॉइंट वैसे बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने, बट लिखवा देता हूँ उसको भी। देखो टेम्परेचर वाली बात तो आपको पता ही है, टेस्टिस जो है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर जो है अपना मेटाबॉलिज्म शो करता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का क्या होता है बच्चा? 34 बोल रहे हो, फिर वही गलती, 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लोगे। ठीक है जी, अब जो मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म होता है स्पर्म सिंथेसिस का, वो चलता है मेटाबॉलिज्म ऑफ स्पर्म सिंथेसिस। वो कितना होता है बच्चा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो कितना आ गया जरा देखो जरा एक बार, वैल्यू कितना निकल के आएगी? 35 to 34.5 डिग्री सेल्सियस के राउंड आएगी। ठीक है, इसी में एक चीज और पढ़ना आपको, दो मसल्स के बारे में। एक मसल्स है क्रीमास्टर मसल और दूसरा है डार्टस मसल। ये दोनों क्या है बच्चा? मसल्स हैं। इन मसल्स का काम क्या होता है सुनना, टेस्टिस का जो साइज रेगुलेशन होता है, टेस्टिस का साइज, कब टेस्टिस बॉडी से ज्यादा बाहर होगा, कब टेस्टिस बॉडी के बहुत पास में होगा, उस साइज का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो इन दो मसल्स के द्वारा संभाला जाता है। किसी ईयर में इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, हाँ, स्क्रॉटम का जो साइज होता है वो कौन डिसाइड करता है? क्रीमास्टर। और वो किसके बेस पे करता है बच्चा? बॉडी टेम्परेचर रखे। अब मान लेते हैं कोई इंसान सर्दी वाला इलाका में रहता हो, तो उस टाइम उसकी बॉडी की टेम्परेचर तो वेरी कर जाएगी ना, तो उसी हिसाब से टेस्टिस के भी टेम्परेचर को वेरी करना है। बोलो बच्चा, तो उसी हिसाब से चूंकि वेरी करना है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, उस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रीमास्टर मसल। ये क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस साइज तो नहीं कह सकते आप, यूं कह सकते हो पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कह लो या फिर कह लो थोड़े वक्त के साइज भी बोल लो, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और किस सिचुएशन में? अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। उसी के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा? ये अपने साइज को चेंज करता है। क्लियर है? आई बात समझ में? ये दो तीन छोटी छोटी बातें इसको भी नोट करो। हाँ जी, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो टेस्टिस में और भी बतानी चाहिए थी आपको, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, ये टेम्परेचर वाला पॉइंट तो खैर आप अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो खैर मतलब कुछ कहना ही नहीं है, क्वेश्चन आता ही आता है। देखो अब हमारे पास आखिरी पार्ट रह गया है, सबसे आखिरी, जिसको अपन बोलते हैं पेनिस। ठीक है, मेल जेनाइटल पार्ट, जो कि मेल का सबसे आखिरी पार्ट है, मेल जेनाइटल पार्ट। क्या नाम है इसका बच्चा? हाँ, इसका नाम क्या है? पीनस। ठीक है, या आप इसको प्रोनाउंसिएशन में पेनिस भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेल जेनाइटल पार्ट है। इसके बारे में अगर कुछ पढ़ा जाए तो इसके बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना होता आपको, इसमें एक छोटी सी बात जाननी होती है, वो इसका डायग्राम है। देखो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का पार्ट है, तो हमें कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है जो एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, इरेलीवेंट चीजों तो हम छोड़ देंगे, रेलिवेंट चीजों को करना ही करना हम लोग को। ठीक है, तो डायग्राम जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन जानते हो आप लोग? ये वर्ड कभी सुना है? बताओ क्या होता है ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब? जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा बॉडी पार्ट है, इसको अगर आप इस तरीके से काटोगे, इसके लॉन्गिट्यूडनल पार्ट को, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया, मतलब लंबाई में काट रहे हो। और अगर आप इसको बीच ही बीच काट दोगे तो आपको एक छोटा सा सर्कुलर रीजन दिखता है आपको यहां से। अगर मैं मान लेता हूं इसको काट दिया तो कुछ ऐसे ही दिखेगा एंड में भी। बताओ, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है जी, आज भी समझ में? देखते हो आलू को काटते हो, कोई बीच में से आलू काट देता है, कोई लंबे लंबे काट देता है, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन है जो आप बीचों बीच काटते हो चीजों को। तो जब आप पेनस को आप जब ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड करोगे तो इसका डायग्राम ना कुछ ऐसा दिखता है।
ठीक है। इसमें 3 रीजन्स होते हैं, 3 टिश्यूज होते हैं बच्चा, 2 तो सेंटर होते हैं और एक आपके इस साइड में इस तरीके से होता है। ठीक है, 3 रीजन्स होते हैं इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में जब कट करोगे तो। इसका नाम होता है कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा, और इस वाले टिश्यू का नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जियोसम। ठीक है, नॉट ऑसम, ओसम। ठीक है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये टिश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वही टिश्यू है, टिश्यू विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्टाइल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चा? इरेक्टाइल। ठीक है, इरेक्टाइल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ज्यादा हाइट हो गया क्या इसका? अच्छा, हाँ, इरेक्टाइल फंक्शन में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है ये ऐसा कि इरेक्टिलिटी जो है पेनिस के अंदर आती है, पेनिस इरेक्ट हो पाता है, ऐसा क्या करता है ये? तो 90% ऑफ ब्लड सप्लाई जो होता है वो एकदम से क्या हो जाता है इसके अंदर? इंक्रीज हो जाता है। भाई बोन तो है नहीं ना इसके अंदर कि ये कंटिन्यूअसली में रहेगा भाई इरेक्टाइल, ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अगर एकदम से पेनिस इरेक्टाइल हो रहा है तो उस इरेक्टाइल के रिस्पॉन्सिबल क्या है? 90% ऑफ ब्लड सप्लाई, जो कि कंटिन्यूअसली स्लो में आता है, इस रीजन में आता है, जिसकी वजह से पेनिस क्या हो पाता है हमारा? इरेक्टाइल हो पाता है। ये छोटी सी बात जो है आपको यहां पे याद करनी है। दूसरी बात जो है इस पेनिस के रिलेटेड एक और बता ही देता हूं मैं आपको। इसके अगर आप एकदम फ्रंट पोर्शन में देखोगे, आप हेड पोर्शन ऑफ पेनिस, हेड रीजन ऑफ पेनिस को बोलते हो, बताओ क्या बोलते हो? हाँ जी, क्या बोलते हो? ग्लैंड्स, नॉट ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पेनिस। ठीक है जी। और इसके ऊपर कवरिंग होता है स्किन का, उसे क्या बोलते हो? फोर स्किन या फिर प्रीप्यूज। हाँ, प्रीप्यूज दोनों ही बोल सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है जी, फोर स्किन भी और प्रीप्यूज भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और ग्लांस पेनिस, अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, तो इस पे जो स्किन कवरिंग होगा, ये वाला रीजन जो है, ये है ग्लांस पेनिस का, ये है ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर हल्के ना स्किन्स होंगी। ठीक है, उस स्किन को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? फोर स्किन। इससे ज्यादा पेनिस के बारे में आपको ना कहीं पूछा जाएगा ना आपसे कोई पूछेगा, ये मैक्सिमम पार्ट है। क्लियर है? कॉपी कीजिए फटाफट। तो देखिए बच्चा, इसी के साथ हमने कंप्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को खत्म कर लिया। ठीक है, एक एक चीज को देख लिया। अब हमारे पास एक आखिरी छोटा सा चीज रह रहा है कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्पर्म्स रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, उसके बारे में भी 2-4 चीजें जान लें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारा स्पर्म। एक मूवी आई थी गुड न्यूज, देखा था आप लोगों ने? उसमें दिलजीत ने एक वर्ड यूज करता है, स्पर्म को स्पर्म नहीं बोलता, स्पैम बोलता है। स्पैम, ठीक है, स्पैम बोलता है वो। नोटिस किया था आपने? नहीं किया तो करने एक बार जाके थे ना, स्पर्म नहीं, क्योंकि पंजाबी टोन में स्पैम ही बोलते हैं उनको। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास है नेक्स्ट स्पर्म। ठीक है जी, स्पर्म। सबसे पहली चीज, ये स्पर्म का नेचर क्या होता है? नेचर, तो जो इसका नेचर होता है, क्या एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है? कोई बताएगा? स्पर्म क्या होता है, एसिडिक या अल्कलाइन? बोलो। अल्कलाइन। कितने बच्चे एसिड कहते हैं? एसिड होना चाहिए। और कितने अल्कलाइन कह रहे हैं? अल्कलाइन, अल्कलाइन, अल्कलाइन। सोच लो। अंजलि, सबने गलत बोला है, तुम सही बोलो। जा, क्या इमेजिन करके कह रही हो? मतलब कंफर्म हो, डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? चलिए, बिल्कुल राइट आंसर क्या है बच्चा? अल्कलाइन। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सबने अल्कलाइन तो बड़ा जल्दी बोला, मतलब क्या होता है इसका? बेसिक नेचर। तो बेस में और अल्कलाइन में फर्क क्या होता है? बेस भी तो बोल सकते थे ना। जब एसिड को एसिड बोलते हो तो बेस को अल्कलाइन क्यों बोला आपने? मतलब कर सकता है। क्या डिफाइन कर रही है ये? आप बोलो, सही कह रहे हो। मतलब वो सैचुरेटेड नहीं होता है। बस कर अपनी ऑर्गेनिक, ये मत भूल कि मेरे को केमिस्ट्री आता है, तुम मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकती। बताओ बच्चा। देखो, अल्कलाइन का मतलब होता है बेस ही होता है बेसिकली, लेकिन वो सॉल्यूबल बेस होता है। क्या होता है? सॉल्यूबल। अगर सिर्फ बेस की बात की जाए तो वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लेकिन अल्कलाइन क्या होता है? सॉल्यूबल बेस। मैं यहां लिख देता हूं आपको, वैसे ही केमिस्ट्री की चीज है, लेकिन
चूंकि है हमारे में पढ़ना है थोड़ा सा तो समझ लेते हैं इसको भी। सॉल्यूबल बेस, बेसिकली लिक्विड स्टेट वाले जितने भी बेस होते हैं उन्हें हम एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन पीएच सुना होगा, एल्कलाइन मीडियम सुना होगा आपने। अच्छा, एल्कलाइन ही क्यों हुआ, एसिडिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्पर्म का और यूरिन का पाथवे मेल के अंदर क्या है, कॉमन है, एक ही पाथवे है दोनों के लिए। ऐसा तो नहीं कि स्पर्म किसी अलग पाथवे से आ रहा है और यूरिन किसी अलग पाथवे से आ रहा है। और यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और आप जानते हो यूरिया है ना बच्चा उसके अंदर, तो एसिडिक होता है। तो अगर ये भी एसिडिक हो जाए फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुछ तो होना चाहिए जो इस चीज को न्यूट्रल रखे। तो चूंकि उसी टाइम पर न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाए, इसलिए इसका नेचर क्या होता है, अल्कलाइन होता है। और अगर यहां से अल्कलाइन अगर मान लेते हैं यहां तो चलो एसिडिक से बच भी गया, तो जब वो फीमेल वाजाइना में एंटर करेगा तो वहां भी मीडियम क्या है, एसिडिक है, क्योंकि वहां भी जो है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है कहीं ना कहीं, तो वहां भी एसिडिक इन्वायरमेंट है। तो वहां भी कौन मेंटेन करे इसका अल्कलाइन नेचर। तो ये इसका बेसिक रीजन जाता है। वैसे भी अगर खुद ही कोरिलेट करो तो समझ गए होगे कि क्या इसका मेन रीजन होता है। ये बात हो गई। एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सीमन। सुना है? सीमन टेस्ट सुना होगा, सीमन रिपोर्ट सुना होगा, सीमन प्रॉपर्टी सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये जितने भी आप पता है इसको कहां सुनते होगे, वैसे तो लेबोरेटरी वगैरह में तो सुनते ही सुनते हो। एक जब कोई रेप वगैरह होता है ना कहीं पे, रेप विक्टिम्स जो होते हैं उसमें सीमन सैंपल लिया जाता है, सीमन सैंपल। जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं उनके, जो विक्टिम होते हैं उनके नहीं, जो इन्होंने करा है उस कांड को, उनके सीमन को टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, डीएनए सैंपलिंग की जाती है, क्योंकि है तो सेल बॉडी का बच्चा, डीएनए तो होगा ना उसका, तो इसलिए सीमन का सैंपल लिया जाता है। स्पर्म अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, सारा काम कौन करता है बच्चा, सीमन ही करता है। क्योंकि सीमन होता क्या है, कोई बताया क्या होता है सीमन? सबने बोल दिया हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। बताओ कैसे? पता नहीं, काहे नहीं पता है? चलो देखो क्या होता है बच्चा, जब स्पर्म की मुलाकात सेमाइनल सिक्रीशन से हो जाए तो क्या कहलाएगा, सीमन। जब स्पर्म की मुलाकात किससे हो जाए, सेमाइनल सिक्रीशन से, तो क्या कहलाएगा, सीमन। कल जो मैंने पाथवे बताया था, उस पाथवे में जब स्टार्टिंग होता है ना स्पर्म का बनना, तो सिर्फ क्या आ रहा होता है, स्पर्म ही आ रहा होता है। बीच में ग्लैंड लोगों ने अपना क्या करा, उसमें सिक्रेशन डालना स्टार्ट किया, तब जाके सेमाइनल सिक्रेशन उससे कंबाइन हो गया। तब फाइनली हमारे जो इजैकुलेट होगा वो क्या होगा, सीमन होगा, ना कि स्पर्म होगा। स्पर्म तो बनता है भैया, वो तो तुम्हें समझ आ गई, बन रहा है वो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक ग्लैंड्स के सिक्रेशन साथ में आके कंबाइन और मर्ज नहीं होंगे, सीमन तैयार नहीं होगा। और स्पर्म अपने आप में कैपेबल नहीं है, क्योंकि बनना काम है उसका, एनर्जी, न्यूट्रिशन, आयनिक प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस, ये सब तो वही संभाल रहे हैं ना जो ग्लैंड से हमारे बच्चा, इसलिए वो फाइनली क्या कहलाएगा, सीमन कहलाएगा। अब इसके साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसा नहीं कि अगर सीमन निकल गया तो बस अब पक्का है कि डन है कि वो फीमेल में जाते फर्टिलाइजेशन कर देगा और अपने मुकाम, अपने जो है ना उस मंजिल को पालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्म का मंजिल बहुत ही मुश्किल होता है। आप सब सोचो कितना लकी हो, मिलियंस ऑफ स्पर्म में से आप जो थे वो परफेक्ट थे। तो पहले तो हमारी कॉम्पिटिशन वहीं शुरू हो गई थी जब हम लोग स्पर्म वाले स्टेज में थे, और अब सोचो कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन इनको ही झेलना होता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है बच्चा, अच्छा, एक इजैकुलेशन में 2.5 to 5 ml ऑफ स्पर्म रिलीज होता है। मतलब अगर परफेक्टली हेल्दी ह्यूमन, मैं ये हेल्दी की बात कर रहा हूं, अनहेल्दी की बात नहीं कर रहा, अगर हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी मैन है, बेसिकली हम आदमी की बात कर रहे हैं, मेन की बात कर रहे हैं, तो मेल है अगर हेल्दी है तो वो एक इजैकुलेशन के अंदर 2.5 से 5 ml ऑफ स्पर्म ही रिलीज कर सकता है। आई बात समझ? और सिचुएशन क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए, मैं यहां लिख देता हूं, कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन पता है क्या है, 60% ऑफ स्पर्म, 60% ऑफ स्पर्म के पास क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी। क्या होना चाहिए, विगरस मोटिलिटी। अब ये क्या नया वर्ड है सर? अरे बहुत ही आसान है, चलने की स्पीड कह सकते हो, या उसकी चाल कह सकते हो, या फिर उसकी कैपेसिटी कह सकते हो। अब ये ना चलना स्टार्ट किया, थोड़े दिन में अपने आप ही मर जाए एनर्जी की कमी से, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जितना स्पर्म है ना, उस टोटल स्पर्म में 60% ऑफ स्पर्म के पास क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी। विगरस मतलब परफेक्ट मोटिलिटी होनी चाहिए, ढंग से वो चल सके, ठीक है। और इस 60% के अंदर 40% ऑफ स्पर्म के अंदर परफेक्ट शेप एंड साइज होनी चाहिए।
ये कंडीशन अगर फुलफिल कराओगे तभी स्पर्म जो है फर्टिलाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होगा तो बस खत्म कहानी। तब उसका एक ही उपाय है, आर्टिफिशियल तरीके पे जाना पड़ेगा आपको, आईवीएफ वगैरह पे जाओगे आप। नेचुरल मेथड तो यही खत्म हो जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया तो मेल को ही पूरा करना है, हम लड़कों को ही पूरा करना होता है, ठीक है। और वो कंडीशन ये है, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट कीजिए। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को हमारे पास स्पर्म का क्या फीचर है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म, ये काउंट भी याद कर लेना। इसी के काउंट में प्रॉब्लम आती है, फिर हम आर्टिफिशियल तरीके को ढूंढते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये डेटा जरूर याद रखना, 60% के अंदर साइज और 40% के अंदर विगरस मोटिलिटी, ठीक है। ये चीज याद रखना लोग, याद हो गया ना। उल्टा 40%, एक सेकंड मैंने उल्टा लिखा है बच्चा, ओहो सॉरी। अच्छा वो बता, एक सेकंड 40 को 60, 60 को 40 किया हुआ है। 40 के अंदर होता है विगरस मोटिलिटी, 60 के अंदर शेप एंड साइज। शेप एंड साइज ज्यादा मैटर करता है ना, मोटिलिटी तो बाद का फंक्शन है। उसको चेंज कर लेना बच्चा, ये ऊपर नीचे हो गया था, इसको चेंज कर लेना आप लोग। 60% के अंदर शेप एंड साइज होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी है। मेन होता है शेप और साइज, मोटिलिटी बाद में आएगा। पहले चाले खराब होगा फिर चलेगा क्या वो, बोलो। तो पैर होना चाहिए ना पहले, तो पहले पैर का शेप और साइज सही होना चाहिए, तब ना चलाओगे। आगे पहले चला के देखोगे फिर देखोगे पैर है कि नहीं उसके पास। अरे बताओ, ठीक है। अब हम आते हैं फेमिनिज्म के ऊपर, महिलाओं पे आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए तो देखो पार्ट खत्म। क्या दिक्कत आ रही है यार इसमें, तब से लगा तब से अलग ही आवाज आ रहा है। हॉरर हॉन्टेड हाउस लग रहा है, कभी यहाँ से बात कभी यहाँ से बात। ऐसा नहीं आ रहा है सही को वाला आवाज, क्या कर लें, तो कहाँ कर लें, यहाँ कर लें। अच्छा कोई आवाज नहीं गया उसमें तो। चलो चलो ठीक है। क्या हुआ, क्यों ये है, क्या हुआ रंजन। ऐसे दिमाग ना हम लड़कों में ही हो सकते। चलिए रेडी, ठीक है, इतना कर लेते हैं। सुनिए, क्यों रेस्ट यार, इतना मेहनत हो रहा, आदमी रिकॉर्डिंग डालेगा, आ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अब वैसे ही मेरा आवाज ठीक है, हैवी आवाज है तो दिक्कत उतनी होगी नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं फीमेल पे बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव। इतना ज्यादा स्मूथ है ना, इस पे हैंडराइटिंग ही सही बनता। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, चलिए इसके ऊपर जो है हम विस्तार में डिस्कशन करते हैं। वैसे तो पता ही रखा बच्चा, पिछले क्लास में बताया था ना कि 4 पार्ट होता है बच्चा किसी चीज में डिस्कशन के लिए। पहला पार्ट कौन सा होता है, ग्लैंड से भी पहले प्राइमरी सेक्स पार्ट, सेक्सुअल पार्ट भी कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हो। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव होता है, और फिर कौन सा होता है सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी में पहला कौन है, एसेसरी डक्ट आता है, जिसमें बताया था ना फीमेल केस में उसको क्या नाम देते हो आप लोग, ओवी डक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चा, ग्लैंड्स आते हैं, उसके बाद ग्लैंड। एंड देन फाइनली क्या आता है हमारे पास, फीमेल जेनाइटल पार्ट्स। बोलो क्लियर है। यहां तक की बातें तो मैंने बहुत पहले भी कर ली, ठीक है। तो प्राइमरी जो पार्ट है वो हमारे पास कौन है, ओवरी है। तो हम ओवरी को और एसेसरी पार्ट को ना साथ में देखने जा रहे हैं, ठीक है? एक साथ ही देख लेंगे इनको हम इकट्ठे में। चलो स्टार्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड में आइए। तो सबसे पहले इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा देख लो। ठीक है,
ठीक है। देखो इसमें हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, बताऊंगा मैं जब लेबलिंग करूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। चलिए, ये ओवरऑल आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहां लिखता हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बच्चा? ये कंप्लीटली सिस्टम, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब चीज को इंक्लूड कर दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे लेयर्स पे इसके मेम्ब्रेन वगैरह पे सब पे पूछा जाता है, इसलिए मेल वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल डायग्राम है अब तक के क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से आना चाहिए आपको। देखिए बच्चा, पहली चीज तो ये ब्लू कौन सा है, इसे हम अपना प्यारा प्राइमरी पार्ट दैट इज और ओवरी। ये जितना भी एग बन रहा है ना, जितना भी ओवा बन रहा है, वो सब कहाँ चल रहा है? इसके अंदर। तो इसको हम लोग अलग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, वो हम जेनेसिस पढ़ेंगे, वो इसके अंदर पढ़ेंगे, कब ये आएगा बाहर, कैसे अंदर बन रहा है, इसके वजह से कैसे मेंस्ट्रुअल फेजेस इफेक्ट हो रहे हैं आपके, वो सब हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ सरफेसली पढ़ रहे हैं चीजों को। सेम यहां भी वही काम चल रहा है ओवा का, ठीक है, मैकेनिज्म चल रहा है, उसी से चल रहा है। ये जो बच्चा, ये जो रीजन बनाया मैंने, इसका भी मतलब है, इसे कहते हैं मीजो ओवेरियन। क्या बोलते हैं? मीजो ओवेरियम। ये क्या है? एक तरह का लिगामेंट है जो ओवरी को ज्वाइन करके रखने का काम करता है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो, ये क्या है? हाँ, फर, क्या बोलती है यार, फिमरी है बच्चा। ये हमारे पास इन फंडिबुलम। नाउ व्हाट इज दिस?